अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल लेवरेज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो के हवाले से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम इसको डिस्कस करें, हम पहले जान लेते हैं कि भाई फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है या लेवरेज क्या होता है। लेवरेज का मतलब होता है अपनी इन्वेस्टमेंट को लिवर अप करना। ठीक है, लिवर अप करना यानी कि बूस्ट करना। ठीक है, अब लेट सपोज कि आपके पास 10 रुपये हैं। ठीक है, 10 रुपये की आप क्या करते हो कि एक कैंडी खरीदते हो और कैंडी को जो है 20 रुपये में सेल करते हो और फिर आपके 10 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब लेट सपोज कि अगर आपने जो है 90 रुपीज़ किसी से उधार ले लिए। ठीक है, फिर आपने जो है 10 रुपये की कैंडी की जगह पे 100 रुपीज़ की कैंडीज़ खरीदी। ठीक है, 100 रुपीज़ की कैंडीज़ खरीदी और फिर आपने जब इसको सेल किया तो आपको 200 रुपीज़ मिले, जिसमें से 90 रुपीज़ आपका जो उधार था वो 90 रुपीज़ आपने वापस कर दिया उधार। बाकी जो आपका कितना प्रॉफिट हुआ, बाकी जो आपका आपने 10 रुपये की अपनी कैंडी खरीदी, बाकी आपका 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब इसको हम पहले कंपेयर करते हैं कि पहले जब आपने सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपने पैसों से इन्वेस्टमेंट की तो आपको कितना रिटर्न आया, 10 रुपये रिटर्न आया। लेकिन फिर आपने जो है फाइनेंशियल लेवरेज का इस्तेमाल करते हुए जो इन्वेस्टमेंट की उससे आपको जो है पूरा 100 रुपीज़ का 90 रुपीज़ का प्रॉफिट आया। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, दिस इज़ व्हाट लेवरेज इज। लेवरेज का बेसिकली मतलब होता है कि किसी से उधार लेके इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, और इसको हम जो है लेवरेज कहते हैं। ठीक है, सो यूज़ ऑफ डेट फाइनेंसिंग विद फिक्स चार्ज। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर आप किसी से उधार लोगे तो उसको जो है आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप किसी डेट फाइनेंसिंग करते हो यानी कि जब कंपनी आपको उधार लेकर फाइनेंस करती है और उस पर जो कंपनी को फिक्स चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, अब फिर से हम जो अपने एग्जाम्पल पे वापस आ जाते हैं कैंडी वाली, कि अगर आपने जो है 90 रुपीज़ का उधार लिया। ठीक है, 90 रुपीज़ के उधार पे आपको जो है वो 10 रुपये इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ी थी। ठीक है, तो 10 रुपये आपने इंटरेस्ट पेमेंट की, 200 रुपये आपका जो है टोटल पैसे आए। ठीक है, 100 रुपये जो आपने 90 रुपीज़ उधार लिए थे, 90 रुपीज़ उधार दिए प्लस जो इंटरेस्ट लगा आपके ऊपर 10 रुपये का, वो भी आपने वापस किए। यानी कि आपने जिससे उधार लिया था 90 रुपीज़, उसको आपने 100 रुपये दिए। ठीक है, 200 रुपये आपके पास टोटल थे, 10 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट थी, तो 10 रुपये आपके पास है। टोटल प्रॉफिट आपका कितना हुआ, 90 रुपीज़ का हुआ। ठीक है, सो फाइनेंशियल लेवरेज उसको कहते हैं जब कंपनी जो है अपनी आपको उधार के यानी डेट फाइनेंसिंग करती है, उधार से फाइनेंस करती है, वो भी फिक्स चार्ज पे यानी कि उसको इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, फिक्स चार्ज यानी कि फिक्स इंटरेस्ट की पेमेंट कंपनी को करनी पड़ती है। इज नॉन एज फाइनेंशियल लेवरेज, इसको हम फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं। ठीक है, It's said to be successful when the company makes more than what it has to pay for borrowed money। ठीक है, ये तब सक्सेसफुल होता है। हम एक कंपनी को कहते हैं कि ये इसका जो फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो जो है वो अच्छा है या कंपनी जो है काफ़ी सक्सेसफुल रही है जब कंपनी ज़्यादा पैसे कमाए फाइनेंशियल लेवरेज का इस्तेमाल करते हुए या लेवरेज का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा पैसे कमाए। कितने रुपये से ज़्यादा कमाए, जितने रुपये उसको पे करने पड़ते हैं उस लेवरेज को अक्वायर करने के लिए। ठीक है, यानी कि जितने पैसे इंटरेस्ट पेमेंट से ज़्यादा कमाए। ठीक है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना बेसिकली कंपनी को फाइनेंशियल लेवरेज को अक्वायर करने के लिए। ठीक है, यानी कि लेट सपोज अगर कंपनी किसी से उधार लेती है 900 रुपये। ठीक है, और उस 900 रुपये के पे 400 रुपये कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है, तो कंपनी को उस 900 रुपये को इस तरह से यूटिलाइज़ करना है कि उस 900 रुपये से 500 या 600 तक का रिटर्न आए। ठीक है, अदरवाइज़ ये बेकार है। ठीक है, क्योंकि अगर 900 रुपये कंपनी को जिस बंदे से उस कंपनी ने या जिस ऑर्गेनाइजेशन से कंपनी ने उधार लिए उस उधार की भी एक कॉस्ट है। उसको वो कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट है इंटरेस्ट। ठीक है, वो इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ता है उस बंदे को 400 रुपये। ठीक है, लेट सपोज अब 400 रुपये अगर उस कंपनी जो उसको उस सूरत में दे सकती है जब कंपनी जो है इन 900 रुपये से 600 रुपये कमाए या 500 रुपये कमाए, 400 से ज़्यादा पैसे कमाए। ठीक है, क्योंकि अगर वो 400 से लेट सपोज कंपनी ने 900 रुपये लिए और 900 को इस तरह से कंपनी ने यूटिलाइज़ किया या किसी जगह पर इन्वेस्ट किया और वहाँ से जो है सिर्फ 300 रुपये रिटर्न आया, तो कंपनी को 400 रुपये तो इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ी और रिटर्न सिर्फ 300 रुपये आया। तो उसका मतलब कि कंपनी ने अच्छी तरीके से अपने फाइनेंशियल लेवरेज को इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अब इसको जो है कंपनी को उस लेवरेज को अक्वायर करने के लिए या उस उधार को अक्वायर करने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़े बनस्बत उस उधार से जो कंपनी कमा रही है। ठीक है, so it's said to be unsuccessful when the company makes less than what it has to pay for the borrowed money। ठीक है, जितना पैसा कंपनी को देना पड़ रहा है उससे वो कम कमा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंपनी जो है वो अनसक्सेसफुल रहेगी फाइनेंशियल लेवरेज का यूटिलाइजेशन करने में। ठीक है, सो अब हम जानते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कुछ एक कंपनी की जो है इनकम स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यहाँ हम इस इनकम स्टेटमेंट से देखेंगे कि हमारे पास 2 कंपनी है, कंपनी ए है और दूसरी कंपनी बी है। ठीक है, हम देखेंगे कि किस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल लेवरेज का अच्छा इस्तेमाल किया। ठीक है, और इससे पहले हम यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है वो पढ़ लेते हैं। देखिए, डिक्रीज इन EBIT क्या है, अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेस विल रिजल्ट इन मोर इंक्रीज
सॉरी, मैंने इसको डिक्रीज पढ़ लिया, इट एक्चुअली इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज इन EBIT विल रिजल्ट इन मोर इंक्रीज इन द नेट इनकम एंड डिक्रीज इन EBIT विल रिजल्ट इन मोर डिक्रीज इन द नेट इनकम, ठीक है। EBIT क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है। यानी कि जब अगर फाइनेंशियल लेवरेज का इस्तेमाल तब होगा अच्छी तरीके से जब आपकी EBIT जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर EBIT इंक्रीज़ होती है तो जिसकी फाइनेंशियल लेवरेज के वजह से, ठीक है, तो EBIT जब इंक्रीज़ होगी तो इससे क्या होगा कि जो आपकी नेट इनकम है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जितनी परसेंटेज से EBIT इंक्रीज़ हो रही है उससे डबल जो है, या उससे डबल नहीं, उससे ज़्यादा जो है परसेंटेज से आपकी नेट इनकम इंक्रीज़ होगी, और जितनी परसेंट से आपकी EBIT डिक्रीज़ होगी उससे ज़्यादा परसेंट से आपकी जो है नेट इनकम वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम ये देखते हैं, देखें यहाँ पे क्या हुआ कि 20% डिक्रीज़ आया है अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेस में से, ठीक है। 20% यहाँ पे डिक्रीज़ आया है फॉर्म ए में, और फॉर्म बी में जो है 10% इंक्रीज़ आया है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में, ठीक है। अब यहाँ पे लेट सपोज कि ये बेस ईयर है, ठीक है। अब मतलब इन दोनों फॉर्म का बेस ईयर है, ठीक है। अब देखो बेस ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स को बोल लेते हैं, ठीक है। अब देखें बेस ईयर में अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेस कितना था, यहाँ पे ये जो है वो 10 लाख है, ठीक है। और यहाँ पे ये 20% उसमें डिक्रीज आ गया, यानी कि ये 8 लाख हो गया फॉर्म ए का जो है 8 लाख हो गया। ये अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेस 20% उसमें डिक्रीज आ गया, और 10% जो है फॉर्म बी में इंक्रीज आ गया अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेस में। सो ये जो है वो 11 लाख हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स जो कि यहाँ पे टैक्स एक्सपेंस है वो कितना है 40%, ठीक है। 40% दोनों को टैक्स एक्सपेंस देना पड़ा, यानी कि दोनों का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, नॉट टैक्स एक्सपेंस, इंटरेस्ट, दोनों का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो सेम है, ठीक है। कितना है 2 लाख है, और इसका भी 2 लाख है, और इस कंपनी का भी 2 लाख है, ठीक है। यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस दोनों का सेम है, जो हमने कहा था कि फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जो फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम होगी, ठीक है। तो सेम है, तो यहाँ पर जो बेस ईयर है, बेस ईयर में कितनी जो है वो अर्निंग्स बच गई 8 लाख, और यहाँ पर जो है वो लेट मी जस्ट क्लियर इट, यहाँ पर जो है वो 6 लैक्स आ गई, क्योंकि 20% डिक्रीज हो गया था, तो यहाँ पे 6 लैक्स EBT, ठीक है, EBT अर्निंग बिफोर टैक्सेस आ गई, EBT 6 लैक्स, और यहाँ पे जो है EBT आ गई 9 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो है वो टैक्स है, ठीक है। तो टैक्स है, और टैक्स जो है ये 40% है, तो 40% दोनों का किसका, यानी कि 6 लाख का और 9 लाख का 40% लगेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, 40% इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं, इट इज़ बेसिकली इनकम टैक्स, ठीक है। 40% आपका इनकम टैक्स है, ठीक है। सो 40% जब इनकम टैक्स यहाँ पे लगा दोनों का, तो जो है वो इस कंपनी को 2,40,000 देने पड़े, और इस कंपनी को जो है 3,60,000 देने पड़े, क्योंकि 40% यहाँ पे 6 लाख का लगा और 40% यहाँ पे 9 लाख का लगा, ठीक है। तो अब दोनों के पास जो इनकम आ गई वो कितनी आ गई, लेट मी जस्ट क्लियर इट ऑल। तो यहाँ पर आपके पास कंपनी ए के पास इनकम आ गई 3,60,000, और यहाँ पे कंपनी की बी के पास जो है वो इनकम आ गई 5,40,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास ए परसेंटेज चेंज इन नेट इनकम में कितना परसेंटेज चेंज आया है, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज यानी कि हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है, यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे कितना चेंज आया, तो यहाँ पे जो ये यहाँ पे जो ये कम हो गई कितने से 25% से, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये बढ़ गई कितने से 12% से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा था कि EBIT में जो चेंज आता है, इंक्रीज होता है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज आता है हमारी नेट इनकम में, ठीक है। तो EBIT यहाँ पे हमें बता रहा है कि चेंज इन नेट इनकम ए, ठीक है, चेंज इन नेट इनकम कितना है, नेट इनकम में कितना चेंज आया 25% का चेंज आया, जबकि EBIT में सिर्फ 20% का चेंज आया, ठीक है। तो यानी कि 20% से जब आपकी EBIT डिक्रीज हो गई कंपनी ए की, तो कंपनी ए की जो नेट इनकम है वो 25% से डिक्रीज हुई, ठीक है। तो हमारे जो कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है, कि जब इंक्रीज़ होता है EBIT में तो ज़्यादा इंक्रीज़ होता है नेट इनकम में, जब डिक्रीज़ होता है EBIT में तो उस EBIT से ज़्यादा परसेंटेज में डिक्रीज़ होता है हमारी नेट इनकम में, ठीक है। सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस ऑल, ताकि आपको जो है सही तरीके से नज़र आ जाए, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखा ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम ये जो दो चीज़ें जो हमारी इंक्रीज हुई हैं, ठीक है, EBIT और नेट इनकम या डिक्रीज हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी बी में देखें तो कंपनी बी में जो इंक्रीज़ हुआ 12% से वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। 12% से ये इंक्रीज़ हो गया। 12% से क्या इंक्रीज़ हुआ EBIT, आप सॉरी नेट इनकम आपकी 12% से इंक्रीज़ हुई, जब आपकी EBIT 10% से इंक्रीज़ हुई, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हम फाइनेंशियल लेवरेज को जो है इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि चेंज इन नेट इनकम डिवाइड चेंज इन नेट इनकम डिवाइड बाय चेंज इन अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेस से हम जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है फाइनेंशियल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज आ जाएगा। दोनों का जो कि दोनों का डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज है वो 1.25 पर है, ठीक है, 1.25 टाइम्स, ठीक है। तो यानी कि ये बता रहा है कि जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज है वो दोनों कंपनी का सेम है, ठीक है। उसका भी 1.25 टाइम्स है और उसका भी 1.25 टाइम्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ये कंपनी भी जो है वो ज़्यादा मतलब कंपनी बी जो है वो इनकम कमा पा रही है, यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा कमा पा रही है, तो उसका मतलब कि ये फाइनेंशियल लेवरेज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पा रही है, ठीक है। यानी कि इसकी इनकम जो है वो ज़्यादा आ रही है, ठीक है, 5,40,000 है। और यहाँ पर भी यहाँ पर जो है कंपनी ए जो है वो अपनी इनकम कितने ज़्यादा नहीं कमा पा रही है, अपने बेस ईयर से भी इसकी इनकम कम हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अपने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही क्योंकि उनकी EBIT में कमी आ गई, ठीक है, मतलब कम हो गई, वो 20% से डिक्रीज़ हो गई। तो जिसकी वजह से उसकी जो इनकम है वो 25% से डिक्रीज़ हो गई। और जबकि यहाँ पे कंपनी बी की जो EBIT है वो 10% से इंक्रीज़ हुई, तो उसकी जो इनकम है वो 12% से इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। So this indicate that the degree of financial leverage is same, but the firm A is not utilizing their financial leverage effectively, ठीक है, वो अपनी फाइनेंशियल लेवरेज को effectively यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज हमें ये चीज़ बता रहा होता है, ठीक है। बहरहाल हम इसको अभी डिटेल में पढ़ते हैं। सो देखो, इसको बिल्कुल आसान तरीका इसको कैलकुलेट करने का वो ये है कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू EBIT अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेस को डिवाइड कर दो EBT से, ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्सेस से। तो आपके पास ये फाइनेंशियल लेवरेज का रेशियो आ जाएगा, आई मीन नॉट रेशियो, टाइम्स, कितना टाइम्स में जो है आपका जो है फाइनेंशियल लेवरेज है, ठीक है। अगर हाईली लेवरेज है तो ये 1.25 से भी अबव जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे 1.25 जब देखा था कि यहाँ पे जो है 1.25 आया था, तो इसे भी अबव जाएगा अगर हाईली लेवरेज है तो, ठीक है। लेकिन इट ऑल मैटर्स के कितना कंपनी जो है अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइज करती है, ये इट डजेंट मैटर कि कंपनी कितनी हाईली कितनी लेवरेज है, ठीक है। मैटर ये करता है कि उस लेवरेज को कंपनी किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। सो ये रेशियो हमें क्या बताता है, व्हाट डज इट टेल अस, हाउ इफेक्टिवली कंपनी इज यूटिलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल लेवरेज एंड हाउ मच टाइम्स कंपनी इज जनरेटिंग मोर मनी देन इट हैज़ टू पे फॉर द लेवरेज और फाइनेंसिंग इटसेल्फ थ्रू डेट, ठीक है। ये बता रहा होता है कि कंपनी कितना अच्छा इफेक्टिवली जो है अपने फाइनेंशियल लेवरेज को इस्तेमाल कर रही है और कितना ज़्यादा पैसा कमा रही है एज़ कम्पेयर टू दी व्हाट इट हैज़ टू पे फॉर अक्वायरिंग द लेवरेज, ठीक है। यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस, इन शॉर्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एक्सपेंस से कितना ज़्यादा पैसा कमा रही है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इट एक्चुअली टेल्स अस, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे EBIT है 5 लाख और फिर हमारे पास है EBT यानी बिफोर टैक्सेस है हमारे पास 6 लाख, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आया है 0.8 टाइम्स, ठीक है। तो इसका मतलब कि कंपनी जो है वो हाईली लेवरेज्ड नहीं है, बल्कि बहुत ही कम कंपनी ने जो है वो लेवरेज से फाइनेंस्ड किया है अपने आप को, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब इसको कंपेयर करने का क्या तरीका होता है, इसको कंपेयर करने का ये तरीका होता है कि कंपनी या तो फिर जो एक इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्टर या तो उसको इंडस्ट्रियल लेवरेज से कंपेयर करता है, या तो कंपनी के प्रीवियस ईयर से कंपेयर करता है, या तो फिर कंपनी के जो है जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको कंपेयर करता है, ठीक है। सो ओके, दिस इज इट, अल्लाह हाफिज़।